एक्सरेज। क्या चीज? हमने बोला भाई एक्सरेज जो है आपकी, वो बेसिकली एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जब जनरेट होती है, जब क्या हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, हाईली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के गिरते हैं, किस पे गिरते हैं? मेटल प्लेट पे। तो बेसिकली इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट्स अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो भाई बहुत बढ़िया, यहां तक की बात अपन समझ गए थे। फिर हमने बोला कि भाई असलियत में ये जो चीज निकलती है इसे एक्सरेज बोला गया। उसकी रेंज होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में, उसे अपन एक्सरेज नाम दिया गया। वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक पार्ट है। जब इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं तो वो किसी भी मेटल पे गिरते हैं तो वो हाईली डी एक्सलेट होते हैं। हाईली डी एक्सलेट होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जन्म होता है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जन्म को यहाँ पे एक्सरेज कहते हैं। फिर हमने बताया कि असलियत में मैक्सिमम एनर्जी तो जो है उसको हीट करने में चली जाती है, इसलिए उस हीट का करने के लिए जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो मैंने आपको बताई थी। क्या उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई स्प्लिटिंग हीट कैपेसिटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, और इसलिए उसका एटॉमिक नंबर होना चाहिए। यहां तक की बात अपन कर चुके थे। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। और देख, अच्छा अब अगर अपन बात करें तो अपन बात करते हैं जो एक्सरेज निकली इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कंटिन्यूस एक्सरेज और एक नहीं, एक कंटिन्यूस एक्सरेज और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ये कैसे होती है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुने। बेसिकली दो फिनोमेना है उसके, क्या क्या समझते हैं अच्छे से। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो आपने क्लैरिटी समझ में आएगा कि मान लो आप एक्सरेज पे चर्चा कर रहे हो, तो एक्सरेज जो आपकी निकली वो असलियत में जो उनकी एनर्जी निकली, किसकी? जो ना सेटअप था वो क्या था, देख ध्यान से। ऐसे वो सेटअप ऐसा था, असलियत में अपन क्या करते थे, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे निकलते थे इलेक्ट्रॉन गन से, कुछ याद है? भूल गया? इलेक्ट्रॉन गन से बाहर निकलते थे ऐसे, और इलेक्ट्रॉन बाहर आते थे, और फिर अपन उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी थी ऐसे, और ये वी पोटेंशियल लगाते थे अपन ऐसे। ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती थी, क्या हुआ? ये वी वोल्ट लगाते थे। ठूस है? चलो, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए, जो इलेक्ट्रॉन ये है बेसिकली, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी। बोलो क्लियर है एकदम? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी वो दिखी अपने को, ठीक है, लगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे एक्सलेट करो, और यहाँ पे अपने एक मेटल प्लेट रखा जिसपे जो बात करी, और यहाँ पे अपने एक्सरेज बाहर आई। कौन बाहर आई? एक्सरेज। अब एक बात अच्छे से समझो कि जो एक्सरेज बाहर आई, इन एक्सरेज का अपन ऐसा मानते हैं कि जो फोटॉन्स हैं, क्या है? जो फोटॉन्स हैं उनकी बेसिकली एक्सरेज क्या है? फोटोन। उनकी वेवलेंथ कहां से कहां तक थी? सोच के देखो। उसका एक ग्राफ बनाया, इंटेंसिटी वर्सेस लेमडा, इंटेंसिटी वर्सेस का एक ग्राफ बनाया। कौन सी इंटेंसिटी? क्या हर फोटोन मिला? बेसिकली ये ग्राफ कैसा है मैं आपको बताता हूं। किस चीज की लेमडा की बात कर रहे हैं पहले बताओ? जो एक्सरे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नाम एक्सरे दिया हुआ एक अलग बात। वो भी इसलिए बताता हूं कि एक्सरे मैक्सिमम इसलिए दिया गया क्योंकि मैक्सिमम जो इंटेंसिटी निकली वो एक्सरे वाले रीजन में निकली। किसमें निकली? पर अपने को समझ में आया, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर आई, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक फिक्स वेवलेंथ की है या अलग अलग वेवलेंथ की? वो एक वेवलेंथ की आई, ये कोई जरूरी अलग अलग वेवलेंथ की आई। तो किस वेवलेंथ की कितनी इंटेंसिटी निकली उसका ग्राफ बनाया वेवलेंथ के साथ। उसका ग्राफ बनाया, मुझे लगा तो मैं आया। वो ग्राफ कुछ ऐसा आया, ध्यान से सुनना कैसा है। इसे बोलते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज। ये वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, मुझे लगा तो मैं आया थोड़ा से। ये इस प्रकार का ग्राफ है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये ग्राफ है किस चीज का? तुम्हें समझना पड़ेगा इसको। किस चीज का ग्राफ है? आप बताओ, आप क्या समझे इस बात से? मुझे बताओ पहले, ये लेमडा 1 और ये I1 से क्या समझे तुम? क्या इस वेवलेंथ के फोटॉन्स की इतनी इंटेंसिटी है? यार मुझे लगा तो मैं आया। इस वेवलेंथ के फोटॉन्स की, अब इससे इस पॉइंट से कम, इसे क्या लेमडा मिनिमम बोलना चाहिए? डल रेस्पॉन्स क्या बोलना चाहिए? लेमडा। इससे कम का कोई फोटोन नहीं, पर इससे लेकर अनंत तक सारे हैं। आप ऐसे समझो,
और एक पीक इंटेंसिटी का रीजन यहां कहीं आया, उसके बाद वो घटने लग गया। मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी वेवलेंथ के बहुत ज्यादा कोई फोटोन नहीं आए। तो ये जो रीजन रहता है लगभग एक्सरे वाले रीजन में लाई कर जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक, अब ये लैम्डा मिनिमम आया। अब ये लैम्डा मिनिमम क्यों आया सोच के देखो। प्रैक्टिकली लैम्डा मिनिमम पर कितनी इंटेंसिटी है? प्रैक्टिकली लैम्डा मिनिमम पर कितनी इंटेंसिटी है? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। समझने का ये आधे घंटे लेक्चर, बस आधे पौन घंटे मैक्सिमम, धीरे धीरे समझेंगे तो भी। तो ये जो लैम्डा मिनिमम है इस पे इंटेंसिटी कितनी आई? 0। कितनी आई? कितनी आई? कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कट ऑफ वेवलेंथ। या कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, नाम तो अलग अलग सब लोग दे देते हैं। पहली बात ये आई क्यों, सोचें ध्यान से। मान लो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी अभी 0 थी, क्या यहां आते आते ईवी हो गई? अब वो टकराया अंदर। सोच तो किसी भी एक फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकती है? ईवी। अरे यार, जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो सोच के देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन फोटोन बना रहा है, ऐसा अपन माने, जैसे आकर एक फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन लेता था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसको उल्टा यहां पे सोचें तो अपने को ऐसे समझ में आता है कि एक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है? ईवी। अरे कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? इससे ज्यादा तो एक फोटोन बन। तो हमने सॉल्व करके देखा, ईवी, ईवी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी इज पोटेंशियल। तो ईवी एनर्जी आई, तो शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी। एनर्जी इलेक्ट्रॉन की लिख रहे हो, उसको इक्वेट कर रहे हो फोटोन से, क्योंकि वो ही फोटोन बना रहा है। पर जितनी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उससे ज्यादा फोटोन की एनर्जी होना पॉसिबल? ये तो इम्पॉसिबल टास्क है ना। बोल है कि नहीं यार? तो जो मैं बोला चमका, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर ले चाहे हम। तो हमने लिखा ईवी इक्वल्स टू एचसी बाई लेमडा। ईवी इक्वल्स टू, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ईवी इक्वल्स टू, अरे पक्की बात, यहां पे जो लेमडा होगा मिनिमम होगा मैक्सिमम? मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम। सोच के देखो तो लेमडा मिनिमम क्या आया? एचसी बाई ईवी। एचसी बाई, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। एचसी बाई ईवी, एचसी बाई ईवी लेमडा मिनिमम आया। बहुत बढ़िया। लेमडा मिनिमम क्यों आया है सोच, क्योंकि इससे ज्यादा एनर्जी होना पॉसिबल। तो लेमडा मिनिमम होगा कि मैक्सिमम? क्या इससे ज्यादा के फोटोन, क्या इससे ज्यादा वेवलेंथ के फोटोन मिल सकते हैं? यस, क्योंकि इससे कम एनर्जी हो सकती है। मान लो कि मेरे इलेक्ट्रॉन की 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट से एक्सलेट करा, कितने से? तो उसमें एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई ना। मतलब फोटोन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकती, चाहे आप कुछ भी कर लो, उससे ज्यादा होना पॉसिबल? पक्की बात, क्या मेरी बात क्लियर है? इससे ज्यादा होना पॉसिबल? इससे ज्यादा एनर्जी नहीं हो सकती, इससे कम एनर्जी हो सकती है। अगर कम एनर्जी हो सकती है तो वेवलेंथ ज्यादा हो सकती है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये लेमडा मिनिमम पे बहुत सवाल आते हैं। व्हाट इज द कट ऑफ वेवलेंथ? if the potential applied to a Roentgen tube is 100 volts, then what is the minimum wavelength which we will get in X-rays? तो क्या आपने को लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला आना? मुझे फिर नहीं लगा तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से कर लो तो आपको 6 पॉइंट, ये सी की लिए कितनी होती है? 6.634 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन वी इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। क्या है आंसर? जूल में आएगा। किसमें आएगा? अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहूं तो 1 जूल इक्वल टू व्हाट? मैं सब सही कर रहा हूं ना? ईवी के जूल में, और एचसी बाई लेमडा भी किसमें? जूल में। ऐसे सॉल्व करूंगा तो मीटर में आएगा ना। किसमें आएगा? तो आपको सब कुछ आता हुआ देखिए। 1 जूल इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? तो मैं दूर दूर तक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। यस और नो? तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया? अब आप यहाँ पे सारे फॉर्मूले रख दो और लेमडा को रखो किसमें? एंगस्ट्रॉम में। किसमें रखो? तो 10 टू द पावर माइनस 10 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एचसी बाई बी। एचसी याद है? एचसी बाई लेमडा। इसको रियलिटी में फॉर्मूला क्या होता है? 12400 लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। तुम भूल गए यार, मैं तेरे को इतना लंबाई की बजाय छोटे से सुन ले, तेरे को ऐसे समझ आ जाएगा। ईवी इक्वल टू एचसी बाई लेमडा। अगर सोच इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखे तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहिए। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना हो तो क्या ये ई वोल्ट की जगह क्या वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए? तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? अगर मान लो मैं बोलूं मैंने इसे 10 वोल्ट से करा तो इस एनर्जी को क्या लिखा जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लिखा जाएगा? तो बेसिकली आप लिखो V इक्वल्स टू 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, और इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम्हें समझ में आया मैंने कैसे लिख दिया? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया।
आया नहीं आया? तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या गया? लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, जिसे अपन लेमडा मिनिमम कह रहे हैं, इन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 12400 अपॉन बी। अरे यार, तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ आई कि नहीं आई? अरे सोच लो। तो ये फॉर्मूला बेसिकली लेमडा मिनिमम का है। किसका फॉर्मूला है? लेमडा। तो आया यही सही है, पूरा समझाने के लिए मैंने आपको बताया। थोड़ा सा यूनिट डायमेंशन का खेले, बाकी बहुत सवाल आते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड बाय 100 वोल्ट, व्हाट इज द मिनिमम वेवलेंथ इन द एक्सरेज? क्या अपन बता सकते हैं? मतलब इससे कम का कोई वेवलेंथ का फोटोन मिलना पॉसिबल नहीं है, इससे ज्यादा का ही मिलेगा, इससे कम का। लग तो रहा है सर आ रहा है, पर बहुत बार ऐसा लगा, पर घर जाके पता पड़ा कि कुछ नहीं आया। क्यों भाई युगांडा? अरे आज मछली नहीं आई ना? युगांडा मछली कहाँ है? ये जो इसे कंटिन्यूअस ग्राफ आता है ना, इसे ही कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस एक्सरेज। कोई ब्रेक के बिना आता है, इसे कंटिन्यूअस एक्सरेज कहते हैं। अब मान लो ऐसे सवाल आए कि 50 वोल्ट से करा के आप लेमडा निकाल सकते हो? सबकी आवाज नहीं आ रही, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कोई बुराई? मान लो मैं आपसे बोलूं कि मैं आपसे पूछूं क्या लेमडा मिनिमम डिपेंड्स ऑन टारगेट मटेरियल? क्या लेमडा मिनिमम डिपेंड्स ऑन टारगेट मटेरियल? सोच के बोलो। क्या लेमडा मिनिमम डिपेंड्स ऑन टारगेट मटेरियल? लेमडा मिनिमम डिपेंड्स ऑन टारगेट मटेरियल। लेमडा मिनिमम डिपेंड्स ऑन टारगेट मटेरियल। लेमडा मिनिमम टारगेट मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। वो तो HC/EV है। यार तुम्हें नहीं आया? जो भी अपना फॉर्मूला, उसका टारगेट मटेरियल से कोई लेना देना नहीं। मान लो आपको ऐसे तो ग्राफ दे दिया ऐसे ऐसे, ये इंटेंसिटी और ये लेमडा के, क्या कमेंट कर सकते हो? कोई कमेंट नहीं कर सकते। काई का कमेंट? कौन सा कमेंट? V1 V2 आर द वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्या कमेंट कर सकते हो? इन दोनों ग्राफ में क्या कमेंट कर सकते हो? V1 V2 पे कमेंट करो। क्या आया हुआ है एग्जाम में? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? V2 क्यों बड़ा है? इसका लेमडा छोटा होगा, उसका भी। कोई बुराई वाली बात? ऐसा मत देखो कि लल्लू सवाल, ऐसे सवाल आते हैं, आपको आने। उतार लो। एक्सरेज क्या मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुनना। थोड़ा इसको समझने के लिए अक्ल चाहिए। अच्छा तुम मनी मन बोल रहे हो? नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो। इधर देखो यार, तुम लोग इतने आलसी कैसे हो यार? क्या कह रहा है मेरे? प्लीज प्लीज, आज कहेंगे खा पी के ठूस के आ गए एकदम, मरे जा रहे हैं। अब मैं सालों का खून चूसा है बिल्कुल एकदम। एक्चुअली क्या हुआ, साइंटिस्टों ने जो ग्राफ बनाया ना आपने अभी कंटिन्यूअस एक्सरे वाला, इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करा। असल में ग्राफ जब बना तो अपन ने ऐसा समझो कि लेमडा मिनिमम जज कर लिया, फिर उसके बाद 10-15 लेमडा के लिए और इंटेंसिटी निकाल ली और फिर इस ग्राफ को प्लॉट कर लिया, तो ऐसा बना। पर जब हमने इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करा, कैसे माइन्यूटली, और बहुत सारी वैल्यूज ले लेके, ऐसे समझ कि ग्राफ बनाते वक्त हमने लेमडा के करीबन 1 करोड़ पैरामीटर लिए। कितने लिए? ऐसा समझो, 1 करोड़ लेमडा के लिए अलग इंटेंसिटी निकाली, तो क्या ग्राफ ज्यादा एक्यूरेट आएगा? ग्राफ बोलो यस और नो? अच्छी बात। तो लेमडा और ऐसा करने पर जब बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करा तो ग्राफ कैसा आया उसे ध्यान से सुने, फिर उसके एक्सप्लेनेशन ढूंढे गए। ये प्रैक्टिकल चीजें मैं नहीं चेंज कर सकता इसमें। ये ऐसे आए ग्राफ, राक्षस टाइप ऐसे आए। अब जब ऐसे सीन टाइप के ग्राफ आए तो आए, पर हुआ ये कि जब मैं ये टारगेट मटेरियल और वी फिक्स रखता हूं तो लेमडा मिनिमम फिक्स रहता है, कोई चिंता वाली बात।
वी चेंज करते लैम्डा मिनिमम चेंज हो जाता है, पर टारगेट मटेरियल चेंज करने पे लैम्डा मिनिमम चेंज नहीं, पर साला टारगेट चेंज करने पे सीइंग चेंज हो जाता है। सीइंग दूसरे मटेरियल में भी सीइंग आते हैं, पर साले अलग जगह आते हैं। मतलब इसमें सीइंग यहां आ रहे हैं तो हो सकता है उसमें यहां आ रहे हो, दूसरे मटेरियल में यहां आ रहे हो। तो किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के सीइंग फिक्स्ड है, किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के सीइंग वहीं आते हैं। मतलब आप समझ लो कि मान लो इस रामलाल पे कि अपन ने एक्सरे चलाई, अरे हाँ ना बोल, है कि नहीं, तो इसके इसे इलेक्ट्रॉन धड़ा फिर एक्सरे निकली, वो जो सीइंग है ये फिक्स्ड है, वो इसी के आएंगे भाई, रामलाल के सीइंग ऐसे है, अरे हाँ ना बोल, आयरन के सीइंग यही आएंगे। तो ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। कैरेक्टरिस्टिक समझते हो, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, भाई ये ऐसा ही है, अरे है कि नहीं यार। अब युगांडा है बिल्कुल यूनिक हो, यूनिक है, अरे है कि नहीं यार। अपने आप में एक पीस एलियन भी इससे घबरा जाते है कि नहीं। तो उसकी मतलब हमारी जैसे हमारी शक्ल है, हमारी वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसे ही मटेरियल की भी। बोल मत देना, तू मेरे से तो कंपैरिजन कर ही मत लेना। वो तो अभी मोदी जी ने नोट बंद करे, कुछ कैटेगरी बंद करते सबसे पहले तू बंद होता। ये देखो, तो ये उसके जो उसके सीन है, फॉर एवरी मटेरियल, फॉर एवरी इट कम्स एट डिफरेंट प्लेसेस एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। पहले नाम को समझो कि ऐसा क्यों होता है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज मतलब अगर आयरन का है तो फिक्स्ड है, ऐसा अगर हमने डायग्राम देखा तो हम समझ गए आयरन है। अरे यार हाँ ना बोल, हम ऐसे एक्सरेज करे जाते हैं, मतलब मटेरियल साइंस आप पढ़ोगे ना तो मटेरियल की आइडेंटिफिकेशन के एक्सरेज करी जाती है। ऐसे ग्राफ होता है एक जो बनाया जाता है, ग्राफ बनता रहता है, वो तुमने देखा ना कभी के जैसे वो तुमने हेल्थ केयर में देखा होगा, बट ऐसा रियलिटी में इसमें भी होता है, बनता है ऐसा ग्राफ जो मैं आपको कह रहा हूं। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो बनती है ना, वो मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऐसा ग्राफ मतलब ये वाला मेटल है। बोलो क्लियर है एकदम। तो सबके लिए अलग अलग आया। चलो आ गया, बात समझ भी आ गई। अब जो प्रैक्टिकली आ रहा है, जो प्रैक्टिकली देखा गया उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। उसका क्या दिया गया एक्सप्लेनेशन, कैसे दें, क्या करें यार, ये कैरेक्टरिस्टिक है साला, हर मटेरियल का अलग आता है। इसका मतलब सीन डिपेंड्स ऑन वी या मटेरियल मटेरियल। अच्छा आप वी चेंज कर दो, मान लो मैंने मटेरियल और वी चेंज कर दिया, तो सींगों की पोजीशन चेंज नहीं होगी, यहीं आएंगे। लैम्डा वी चेंज करने से चेंज हो जाएगा। अरे हाँ ना बोले यार, पर सींगों की पोजीशन में चेंज कोई चेंज नहीं आता भाई साहब, वो उतरे ही रहते हैं, वो उसी जगह रहते हैं, मतलब इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग ही रहते हैं वो। बोलो क्लियर है। अब बहुत ध्यान दिया, बहुत ध्यान दिया, तो एक एक्सप्लेनेशन जो बिल्कुल सही सेट बैठता है और जिसे आपको समझना चाहिए वो क्या है समझें। असलियत में ऐसा बोला गया कि जो टारगेट मटेरियल है, क्या है, जो टारगेट मटेरियल है उसके अंदर ऐसा उसका डायग्राम है, आप ऐसा समझो, न्यूक्लियस, ठीक है, Ze, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। उसके आसपास इलेक्ट्रॉन पहले शेल में कितने, दो चक्कर काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, जीवन बढ़िया चलता रहता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 ऐसे काट रहे हैं, बहुत सारे, बड़ा होता है तो मेटल हाई एटॉमिक नंबर वाला। अरे यहां तक की बात करें, हुआ ऐसा माना गया कि असल में जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये एटम के मेटेरियल के अंदर का इलेक्ट्रॉन है या बाहरी इलेक्ट्रॉन है, बाहरी इलेक्ट्रॉन है, तो आउटसाइडर है, ये बहुत एनर्जी के साथ आता है। तो ये टकराता तो उनसे ही है, किन से, एटम से। तो ऐसे समझे कुछ इलेक्ट्रॉन ये अपने साथी इलेक्ट्रॉन की को ले उड़ते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ये तू क्या कर रहा है यहाँ पे, चल निकल ले, जो पकड़ा, अरे नहीं आया, तो यहां पे एम्प्टी स्पेस हो गई। क्या हो गई, क्या हो गई, के शेल। ये कौन सा शेल कहलाता है, के। तुम्हें याद है कुछ, के एल एन, कुछ याद है यार, हाँ ना बोल। अब ट्रांजिशन के नाम में आपको थोड़ा थोड़ा और बताता हूं। अगर कभी भी ट्रांजिशन ऐसे के एल एम, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आपको याद होता जाए। अगर ट्रांजिशन यहां से यहां हो तो के शेल में हो रहा है, इसे बोलते हैं के अल्फा। क्या बोलते हैं, के में हो रहा है, पहला हो रहा है अल्फा। अगर ऐसे हो तो के बीटा। समझ में आया। ऐसे ये ट्रांजिशन क्या कहलाएगा, एल अल्फा। क्या कहलाएगा, मुझे लगा तो मैं आया कि नहीं आया, बोलो क्लैरिटी है, ऐसा होगा। अब जब यहां पे वॉइड क्रिएट हो जाता है, अच्छा पहली बात ये कोई गारंटी नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेगा, और भी कहीं से निकल सकता है, बट उसके बारे में समझे। यहां से निकला मान लो इलेक्ट्रॉन, तो हुआ क्या कि एक जगह खाली हो गई,
अब जब जगह खाली हो गई तो बाकी इलेक्ट्रॉन पागल हो गए। कौन इलेक्ट्रॉन पागल हो गए? ये तो घूम ही रहे थे भाई साहब, बाकी पास वाले, क्योंकि ज्यादा स्टेबल तो पास वाले होते हैं, ज्यादा स्टेबल तो पास वाले होते हैं। अरे हाँ ना बोल, ज्यादा स्टेबल तो पास वाले होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 या 8 और तेरी यहां पे भी पर कूद लिया। कूदा कि नहीं कूदा? जब ये कूदा तो इसने एक फोटोन छोड़ा, इसने एक, बोलो छोड़ा कि नहीं छोड़ा? ये फोटोन एक पर्टिकुलर एनर्जी का है जो के अल्फा ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग है। किसके करस्पॉन्डिंग? के अल्फा ट्रांजिशन करस्पॉन्ड्स टू व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी? अगर के अल्फा की बात करूं तो आप ध्यान से तो 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, कुछ समझ में आया तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, समझ में आया? यह है लेमडा के अल्फा, यह है लेमडा। सो ये जैसे मान लो लेमडा के अल्फा इज सपोज 5000 एंगस्ट्रॉम या जो भी वैल्यू है, कितने एंगस्ट्रॉम? वो 5000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन निकलने के दो तरीके हैं। वन तरीका तो सिंपल कि आया, डी एक्सेलरेट हुआ और डी एक्सेलरेशन की वजह से फोटोन बने, बट सारी एनर्जी तो फोटोन बनने में नहीं गई थी। क्या कुछ ने इलेक्ट्रॉन बाहर भी ले गए? क्या उनकी वजह से ट्रांजिशन हुआ? तो क्या जो के अल्फा ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग फोटॉन्स थे वो नॉर्मल प्रोसीजर से भी जनरेट हुए और क्या वो इस ट्रांजिशन से भी जनरेट हुए? ये बात चमकी नहीं। ये जो, ध्यान सुनना अच्छे से, ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आया था ये किस लिए आ रहा था पहले बताओ? समझने का ही ज्यादा है, लिखने का भी ज्यादा नहीं है। समझ जाओगे, गलती नहीं होगी एक्सरे में, होगी ही नहीं गलती, मेरी गारंटी। इसलिए समझो अच्छे से। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से समझ में आया था? किताबों लिखा होता है पर बच्चों को समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या हो रहा है उसमें। ऐसे एक्सरे है, छोटा सा ही हूं, बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ समझ लो। पर असलियत में जब इलेक्ट्रॉन आए, कौन आए? तो मैटर से टकराए। मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन टकराए उनकी कुल मिला के एनर्जी थी 1000 जूल। कितनी थी? जबकि फोटोन कितनी एनर्जी के बने होंगे? 1000 जूल के। ये बात मैं बता चुका हूं। अगर 1000 जूल एनर्जी लेके टूट पड़े इलेक्ट्रॉन मेटल पे तो क्या 1000 जूल के फोटोन बन गए? शायद 1 जूल के बने, 1 या 2 जूल। अरे यार 0.1%, 0.2% ऐसा कन्वर्जन, बाकी सब हीट में गया। अब हीट में ये सभी तो हुआ होगा अंदर। अरे यार, जो फोटॉन्स बने उनकी वजह से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आया, उनकी वजह से ये वो इसलिए बने क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी स्टेट्स दैट डी एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डी एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस, पहले था यस और नो, उसकी वजह से बने। जब वो बने तो इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग भी कुछ बने होंगे जो हमारे को कंटिन्यूअस एक्सरेज में दिखे, पर जो फोटोन में एनर्जी कन्वर्ट नहीं हुई थी उसमें से कुछ एनर्जी ने क्या वो काम भी करा जो आपको मैंने अभी समझाया? नहीं आया। ऐसा समझ चल, और अच्छे समझ में आएगा। 1000 इलेक्ट्रॉन गिरे, कितने? ऐसा समझ, फोटोन तो दोनों ही बनाए। अरे यार, डायरेक्ट एक्सरेज कितने बनाई? 100 मान ले। 1000 में से 100 ज्यादा है, 10% नहीं होता। दो बने, कितने बने? उन्होंने तो फोटोन बना लिए। उन्होंने क्या बना लिए? अब समझ, 1 लाख अरब करोड़ गिरे इलेक्ट्रॉन, तो क्या 1000, 2, 4, 5 हजार फोटोन निकल गए? वो फोटोन क्या सभी वेवलेंथ के थे जो वेरी कर रही थी लेमडा मिनिमम से लेकर, और इनका एक नॉर्मल प्रोसीजर था जिसका ग्राफ ऐसे आया था। बोलो यस और नो, क्या यहां तक बात क्लियर है? अब भूल जाओ इन 1000 में से 2 को। अब जो 1000 में से 998 बचे, कितने बचे? उनमें से कुछ नहीं ये भी तो करा जो मैंने बताया। अरे यार, करा कि नहीं करा? इनफैक्ट बहुतों ने करा, इनफैक्ट बहुतों ने करा है जो मैं बता रहा हूं। अब जब इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन, ये किसी जिस एटम पे टकराए थे उस एटम के इनर शेल से इलेक्ट्रॉन को लेके उड़ लिए। अरे तुम नहीं आया? उस एटम से इलेक्ट्रॉन को लेके, अगर वो उस एटम से इलेक्ट्रॉन को लेके उड़ लिए तो वहां वॉइड हो गया। वॉइड हो गया तो ऊपर से ट्रांजिशन, तो क्या फिर एक नया फोटोन मिला? पर ये फोटोन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बनने की वजह से नहीं था। क्या इट इज ए ट्रांजिशन?
पर सोचो कि मान लो ये जो फोटोन था या जो फोटोन बना ट्रांजिशन की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, कितने का था? तो इस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन के आने का एक कारण है कि दो कारण है? दो। एक कारण तो नॉर्मल डी एक्सेलरेशन था, और क्या है कि ट्रांजिशन की वजह से होने लगा, क्योंकि बाकी कोई एनर्जी क्योंकि जो एनर्जी के अल्फा ट्रांजिशन की है वो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए फिक्स्ड है, वो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, वो किसी और मटेरियल में होना पॉसिबल यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया। जब हमने ध्यान दिया तो ये जो पीक्स आ रहे हैं ये इन्हीं के करस्पॉन्डिंग आए। ये पीक का क्या मतलब है? इस पीक से तुम क्या समझे पहले बताओ मुझे। इस लेमडा के करस्पॉन्डिंग तुम क्या समझे बताओ? क्या इसकी इंटेंसिटी एकदम से बढ़ गई? मतलब क्या इस वेवलेंथ के फोटोन ज्यादा आए? इसलिए आए क्योंकि दो कारणों से आए। एक तो वो नॉर्मल कारण जो तुम्हें समझ में आया, मान लो यहां पे अगर नॉर्मल ग्राफ बनाता तो यहीं पे दिखता, यहां पे दिखता, मतलब क्या नॉर्मल प्रोसीजर से एनर्जी आई और ये एनर्जी क्या ट्रांजिशन से आ गई, इसलिए एकदम से पीक हो गया। इसलिए एकदम से ढंग से समझ, 8-10 लाइन तुझे लिखनी होंगी, मैं नहीं लिखाऊंगा। अच्छे से लिखना, बिल्कुल ढंग से, तबीयत से। पहले समझ ले जो मैं कह रहा हूं, कुछ समझ नहीं आया बेझक पूछना। कुछ बात घुसी या सन्नाटे में चली गई। व्हाट डू यू मीन बाय द पीक? पहली बात, इट मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर लैम्डा क्या वी गेट अ हाई नंबर ऑफ फोटॉन्स? हाई नंबर ऑफ मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? अब ध्यान सुनो, फिर अच्छे सोचो 30 सेकंड। तुम्हें जो मैंने बोला समझ आया क्या? नहीं तो आगे वाली बात और समझ नहीं आएगी। आराम सोचो जो मैंने बोला, और कुछ समझ नहीं आया तो मैं फिर दोबारा बोलता हूं। 30 सेकंड दे रहा हूं, सोचो। क्यों पीक आए तुम्हें समझ में आया? तुम्हें लिखना होगा वाई वी विल गेट पीक्स, बिकॉज फॉर दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ देर आर टू कारणस। There are for that wavelength. One is a normal de-acceleration of electrons and second is a transition. बोलो क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अगर तुझे मेरी बात क्लियर है तो एक बात का जवाब दे जो बहुत आसान नहीं है। बहुत आसान नहीं तो बहुत टफ भी नहीं है। ये जो पीक है ये कौन सी ट्रांजिशन के लिए? के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा। मैं आपको कहता हूं ये चारों में से ये ट्रांजिशन के पीक है। ये के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा। बता कौन से किसके हैं? तेरे को मेरा पहले बताओ, क्या ये पीक ट्रांजिशन के ही है? क्या ये पीक? चल मैंने बोला 4 पीक मैंने बनाया, इन चारों में से के अल्फा, के बीटा, के अल्फा, एल बीटा, ये 4 है। बोल कौन सा किसका? मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा, 1 2 3 4। मैच द कॉलम करो। अभी अक्ल लगा कर तेरे को मेरी बात समझ आई है तो मैच द कॉलम करो। वन 2 3 4 तो समझ गया ना कौन कौन क्या है? चलो बताओ 1 क्या है? कितने लोग बोलते हैं 1 के अल्फा है, के बीटा 1 के बीटा है? कितने लोग बोलते हैं? वापस से पूछता हूं, 1 कितने बोलते हैं के अल्फा है? वन कितने लोग बोलते हैं के बीटा है? 1 कितने लोग बोलते हैं एल अल्फा है? 1 कितने लोग बोलते हैं एल बीटा है? अरे बाकी भी को भी बोलना है, 1 कुछ तो लगाओगे। एक एक ही मैचिंग है, मल्टीपल मैचिंग नहीं है इसमें। कितने लोग बोलते हैं 2 के अल्फा है? कितने लोग बोलते हैं 2 के बीटा है? कितने लोग बोलते हैं 2 एल अल्फा है? कितने लोग बोलते हैं 2 एल बीटा है? कंफ्यूज्ड।
पहली बात, टू गेट दिस आंसर इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. जस्ट टेल मी, किसमें एनर्जी सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें? इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी ज्यादा है? ध्यान से सुनना. क्या सबसे ज्यादा एनर्जी ये के वाले ट्रांजिशन की होती है? ये तो क्लैरिटी है ना. 10 पॉइंट कुछ याद है? भूल गया? उसके बाद किसी भी लेवल की इतनी एनर्जी नहीं आया. कुछ याद आ रहा है? -13.6 Z स्क्वायर, -3.4 Z. याद है कि नहीं याद है? जितना गैप ये है उससे ज्यादा गैप तो कभी भी होना पॉसिबल. तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? के अल्फा के बीटा. भाई के वाले की होगी, पर के में भी किसकी? तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी के बीटा की. एनर्जी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एल बीटा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ. अब इसको उल्टा सोच लेमडा के बारे में. लेमडा किसका सबसे ज्यादा? अरे इसका उल्टा होगा ना यार. इसका उल्टा होगा ना. इसमें क्या है? तो लेमडा ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन लेमडा ऑफ के अल्फा इज लेस देन लेमडा ऑफ एल बीटा इज लेस देन लेमडा ऑफ एल. तुम्हें दूर दूर तक समझ. अब सबसे कम वेवलेंथ कौन सी पीक की है? 1. दिस करस्पॉन्ड्स टू लेमडा के बीटा. सिंपल. अभी देखो क्या कंफ्यूजन है वो भी मैं समझाऊंगा आपको. सर ये क्या बात हुई? पीक तो इसके ऊपर, एनर्जी तो इसकी ज्यादा है. वो नंबर है, वो करेक्ट. कंफ्यूज हो. पहले था जो मैंने लॉजिक दिया वो समझ आया. फिर तेरे को क्या कंफ्यूजन हो रहा है मुझे पता है, उसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, डोंट वरी. पहले था ये समझ आया किस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा एनर्जी है? के बीटा. ये सब एग्री करते हैं? किसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा एनर्जी है? ये सब एग्री करते हैं? कोई शक वाली बात? ऐसे एनर्जी का अपन ने रूल लिख दिया. एनर्जी का ऐसे लिखा तो क्या लेमडा का ऐसे लिख दिया? यार नहीं आया. एनर्जी का ऐसे लिखा तो लेमडा का. कोई बुराई वाली बात? बहुत बढ़िया साहब. तो लेमडा सबसे कम किसका? के बीटा. उसके बाद के अल्फा. उसके बाद एल बीटा. उसके बाद पहली बात ये बिल्कुल सही है. ये सब एग्जामिनेशंस में आ चुका है. अब बच्चे का कंफ्यूजन, सर ये क्या बात हुई? एक तरफ तो आपने बोला एनर्जी के बीटा की सबसे ज्यादा है, पर साला के बीटा का तो पीक छोटा है. के बीटा का तो और के अल्फा की एनर्जी कम है और उसका पीक ज्यादा है. सर चीटिंग है ये. अब उसका लॉजिक सुन तू, क्योंकि इंटरप्रेट ढंग से नहीं कर पा रहा. इट्स ए ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी. इट्स ए ग्राफ ऑफ. जो आपने अभी पढ़ा बिल्कुल सही, और आपको क्या कंफ्यूजन आ रहा है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं. एनर्जी किसकी ज्यादा है? पर पीक किसकी ज्यादा दिख रही है? क्योंकि जो लॉजिक मैंने दिया उसके हिसाब से लेमडा तक के बीटा पहले आना चाहिए, पर उसकी पीक, ये पीक की जो इंटेंसिटी है, ये जो आपने लेमडा के बीटा के अल्फा कंपेयर करा, दिस इज फॉर मेनी ट्रांजिशंस और वन ट्रांजिशन. व्हेन यू आर ड्रॉइंग अ ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी, व्हेन यू आर ड्रॉइंग अ ग्राफ ऑफ, इट इज ऑफ वन ट्रांजिशन और मेनी ट्रांजिशंस. मैं ऐसा बोलूं कि मान लो, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना. मान लो कि के अल्फा की एनर्जी 10 है. कितनी है? 10. और के बीटा की 15 है. मेक सेंस? पर के अल्फा के 100 ट्रांजिशन हुए. कितने हुए? 100. टोटल एनर्जी कितनी मिली के अल्फा की? एक के अल्फा ट्रांजिशन एनर्जी 10 थी. कितनी थी? 10. कितनी थी? 10. कितनी थी? ऐसी 100 ट्रांजिशन हुए. कितनी मिली? 1000. तो हाउ मच एनर्जी यू गेट करस्पॉन्डिंग टू के अल्फा ट्रांजिशन? 1000. बोलो क्लियर? के बीटा की कितनी एनर्जी थी? 15. पर ऐसे 5 ट्रांजिशन मिले. कितनी? अब बता, 1000 ज्यादा है कि 75? तो इंटेंसिटी तो ज्यादा के अल्फा की हुई ना. भले उसके एक ट्रांजिशन की एनर्जी छोटी है, बट क्या नंबर ऑफ ट्रांजिशंस के अल्फा इज मच मोर देन द के बीटा? एंड व्हाई इट इज सो? दैट इज ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. जैसे ये जगह खाली हुई, ये
क्या कौन से इलेक्ट्रॉन्स के कूदने, ऐसा समझो कि ये जगह खाली हुई 1000 एटम्स में, कितने में? किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो इस पे कूद जाएगा, जो एल शेल में है या एम शेल में? अरे पास में बैठा है तो इसको तो पहले पता पड़ेगा। अरे इसके घर चोरी हुई तो इस वाले घर वाले को पता पड़ेगा कि इस वाले सोचो इसके घर चोरी हुई तो कौन पहले भाग के आएगा? पास वाले घर वाला कि दूर वाला? 1000 बार चोरी हुई, क्या पॉसिबिलिटी है? अरे चोरी तो हो रही है भाई, अरे क्या हो रही है? इसके घर से चोरी हुई, एक बिल्कुल वाला घर वाला, एक दूर वाला, 1000 बार चोरी हुई भाई के घर से। अरे हाँ ना बोल यार, तो कौन 1000 में से 900 बार कौन भाग के आएगा? उसके पास वाला हो सकता है 100 बार, ये नजर चूक जाए और ये कभी, ये एक अलग बात है। पर द पॉसिबिलिटी ऑफ के अल्फा ट्रांजिशन, हाँ आई नो दैट द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू के बीटा इज मच मोर देन द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू के अल्फा, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ के अल्फा ट्रांजिशन इज मच मोर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ, दैट इज व्हाट हैपेंस, दैट इज व्हाई पीक ऑफ के अल्फा is larger than the K beta. सर लगा तो सही आपको आता है, और आपने कोशिश भी पूरी करी सर, पर हम भी तो धुरंधर हैं सर, हैं? आपका सारा कॉन्फिडेंस हम नहीं गिरा दे तो हमें बताना। आप बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हो ना आपकी मैं फिजिक्स सिखा सकता हूं, हमें बताओ। रात तुम्हारी तो अरे शर्म करो, कैमरा मैन अंकल सीख गए दोनों, वो पढ़ाने लग जाएंगे थोड़े दिन में, तुम्हारा तो पता नहीं मेरे को। क्यों भैया समझ आया कि नहीं आया? कुछ बोल नहीं रहे। आए पहले आराम से 1 मिनट दे रहा हूं, सोचो, फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा। अभी उतारने जल्दबाजी, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। आराम सोचो मैंने क्या क्या बोला, सोच तू क्या क्या लिखेगा। चलो वापस एक बार रिपीट करते हैं। पहला सवाल, अगर कोई मुझसे पूछे कि ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहलाती है, क्या कहलाती है? क्यों कहलाती है? क्योंकि हर एक मटेरियल के लिए सीन अलग अलग लेमडा के करस्पॉन्डिंग होते हैं। बोलो यस और नो? सो एक्सरे डायग्राम इज यूनिक फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। बहुत बढ़िया साहब। अच्छा, ये पीक्स क्यों आती हैं? सिंपल सवाल आपसे पूछे, ये पीक क्योंकि बाहरी आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या इनर शेल से इलेक्ट्रॉन को ले जाता है? नहीं आया। बाहरी आने वाला इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ले जाता है, तो वहां पे क्या वैकेंसी क्रिएट हो जाती है? इस वजह से क्या ऊपर से ट्रांजिशन होता है? अब जो ट्रांजिशन होता है उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग के नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या बढ़ जाते हैं? तो नॉर्मल प्रोसीजर जो उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग क्या 2 कारण होते हैं फोटोन के आने के? वन इज द नॉर्मल प्रोसीजर, वन इज द एंड सेकंड इज द ट्रांजिशन वन। ये सब लिखना होगा आपको, प्रश्न में लिखा दूंगा अभी, फिर आप क्या आंसर ऐसे लिखोगे। पहले जो बोला चमका, इन 2 प्रश्नों में कोई दिक्कत? अच्छा, कौन सी पीक पहले आती है? कौन सी पीक? वो पीक पहले आएगी जिसका लेमडा सबसे छोटा होगा, जिसका लेमडा सबसे, मैंने क्या पूछा? पीक पहले किसकी आती है? दूसरा प्रश्न पूछूंगा, पीक लंबी किसकी आती है? यार तुम्हें नहीं आया? नहीं आया, पक्की बात? अरे सोच लो, दोनों अलग सवाल। पीक पहले वह आती है जिसकी वेवलेंथ बिल्कुल कम होती है, मतलब क्या एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन सबसे ज्यादा होती है? क्या एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन सबसे ज्यादा के बीटा? सबसे ज्यादा फिर? अच्छा, कोई बोले सर आपने के गामा तो बनाई ही नहीं। क्या के गामा अगर बनाता तो शायद के इसके और पहले होती? के गामा शायद इसके और, पर उसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत। आपके घर चोरी हो तो पास वाला पहले आएगा, उसके पास वाला पहले आएगा या उसके बाद वाला आएगा? तीसरे तक आने की पॉसिबिलिटी बहुत। वो इतनी कम पीक होती है कि उसे कंसीडर करा, इसलिए 2 ही कंसीडर करा जाता है। पहले था जो मैं बोला चमका, ऐसा समझ लो 2 घर तक ही मानते हैं, ये भी चूक जाए वो भी चूक जाए। अरे हाँ कि ना यार, पॉसिबिलिटी बिल्कुल, इसलिए उसे कंसीडर नहीं करा जाता। तो पीक पहले उसकी आती है जिसकी ट्रांजिशन की एनर्जी ज्यादा होती है, यानी कि सबसे पहले किसकी? के बीटा। किसकी? फिर एल बीटा, फिर अब प्रश्न आया, के अल्फा की एनर्जी होती है कम पर उसकी पीक है बड़ी, क्यों? अरे हाँ ना बोल, क्यों 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 क्यों?
क्या के अल्फा की भले एनर्जी कम है, बट क्या अगर ऐसा 1,00,000 पार्टिकल में हुआ तो क्या के अल्फा होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है? इसलिए टोटल मिला के के अल्फा की एनर्जी, एक के अल्फा ट्रांजिशन की एनर्जी एक के बीटा से कम है, बट क्या द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ के अल्फा इज मच मोर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ, इसलिए टोटल मिला के एनर्जी ऑफ के अल्फा इज मच मोर देन द एनर्जी ऑफ। अब घुसा प्रश्न लिखाऊंगा 4, उत्तर लिखोगे आ। क्या मेरी बात क्लियर? यार मुझे लगा ही नहीं, तुम बोलो क्लियर है। प्रश्न नंबर 1, कारण हंसा साले। अब लिखो पहला प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज? क्या आंसर है इसका? हर मटेरियल के लिए पीक के करस्पॉन्डिंग लैम्डा अलग अलग आता है, हर एक मटेरियल के लिए ये ग्राफ यूनिक होता है, इसलिए इसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं, इसलिए इन्हें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं। अपने शब्दों में लिख लो, इसलिए इन्हें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं। इसलिए इन्हें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं। हो गया क्या? अपनी भाषा में लिखो 2-2, 3-3 लाइन, याद हो जाएगा सब कुछ अपने आप। चलो भाई, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर क्या बोला था मैं? दूसरा 4 प्रश्न बोले थे ना कि 3 बोले थे? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में पीक्स क्यों आते हैं? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में पीक क्यों आते हैं? तो ऐसे लिखना, जो इलेक्ट्रॉन फोटोन प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो कई बार इनर शेल से इलेक्ट्रॉन को लेकर उड़ जाते हैं, इसकी वजह से अपर शेल वाले इलेक्ट्रॉन नीचे कूदते हैं और ट्रांजिशन होता है। इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो 2 कारणों से आती है, एक तो नॉर्मल प्रोसेस से और एक ट्रांजिशन से, इसलिए उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एनर्जी बढ़ जाती है। अब लिखो, नहीं मैं नहीं लिखा रहा, समझ आया ना? तो बनाओ लैंग्वेज और लिखो। नहीं एक बार नहीं, फिर तो कैसा रटी लोगे तुम। नेक्स्ट सवाल लिखो, सबसे पहले किसकी पीक आती है और क्यों? सबसे पहले किसकी पीक आती है और क्यों? इसका उत्तर समझाने में एक बार और समझाता हूं। पीक सबसे पहले उसकी आएगी जिस ट्रांजिशन के लिए लैम्डा सबसे कम होगा। लैम्डा जिसके लिए सबसे कम होगा उसकी एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन सबसे ज्यादा होगी। एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन इस केस में क्या सबसे ज्यादा के बीटा की है, फिर के अल्फा, फिर एल बीटा, फिर एल अल्फा। लिखो, के अल्फा ट्रांजिशन की पीक क्यों ऊंची होती है के बीटा से? के अल्फा ट्रांजिशन की पीक क्यों ऊंची होती है के बीटा से, जबकि एनर्जी ऑफ के बीटा, जबकि एनर्जी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा। जबकि, कहीं ने तो आंसर में लिख दिया ये जबकि, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। जबकि एनर्जी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा। उत्तर क्या है इसका? मान लिया कि के बीटा की एनर्जी ज्यादा है,
बट अगर 1000 इलेक्ट्रॉन में के शेल से इलेक्ट्रॉन गायब होता है तो पॉसिबिलिटी ऑफ के अल्फा ट्रांजिशन इज मच मोर देन के बीटा। इसलिए टोटल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू के अल्फा ज्यादा होती है, इसलिए उसकी पीक ज्यादा होती है। चलो करो, देखो, चलाओ बुद्धि। हाँ भाई, हो गया क्या? न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी खो गया, खो गया। इधर सुनना भाई साहब, ये V1 Z1, ये V2 Z2, दो ग्राफ हैं। कमेंट ऑन V1 V2, आपको बोलना है। कमेंट ऑन V1 V2 बोलना पड़ेगा। अरे बोलो, अरे बोलो, कौन V1 की V2 ज्यादा? V1 क्यों ज्यादा? क्या पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन लैम्डा मिनिमम? पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, एंड क्या कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड्स ऑन Z? Z मीन्स व्हाट? एटॉमिक नंबर। शाबाश। अब बोलो, व्हाट डू यू मीन? बताओ क्या रिलेशन है V1 V2 में? तुम लोगों को नहीं आया। V1 ग्रेटर देन V2 क्यों है? चलो सब लोग बोलो, पक्की बात? हाँ ना बोल। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है या क्लियर है? कई बार ऐसे सवाल आ चुके हैं, कोई शक वाली बात। V1 ग्रेटर देन V2। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। चलो Z पे कमेंट करो। Z पे कमेंट करो, Z पे। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो क्या V1 ग्रेटर देन V2 सबको क्लियर है? मैंने एक ही में टप पूछ लिया आपसे। बोलो, ग्राफ बोलो, Z1 Z2 पे। अरे Z1 Z2 पे बोलो, कौन ज्यादा है? Z1 की Z2 की? दोनों बराबर हैं। तो कौन ज्यादा है? Z1 Z2? Z1 Z2। कंफ्यूज मत होना, जो बोला है उस पर ध्यान दो, जो बोला है उस पर ध्यान दो। बोलो बोलो। मैंने एक ही सवाल में दोनों घुसा दिए, कंफ्यूज हो गए क्या? ध्यान जाओ, दिखाई देगा। बोल, कितने लोग बोलते हैं Z2 बड़ा है Z1 से? दो ही ऑप्शन है, Z2 ग्रेटर देन Z1 या Z1 ग्रेटर देन Z2। चलो अब सब लोग बोलेंगे। कितने लोग बोलते हैं Z2 ग्रेटर देन Z1? कितने लोग बोलते हैं Z2 ग्रेटर देन Z1? कितने लोग बोलते हैं Z1 ग्रेटर देन Z2? तो बाकी क्या बोलते हैं? बराबर का ऑप्शन ही नहीं है भाई। है क्या फिर वही यार? 1/λ k अल्फा इज RZ स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। किसका लैम्डा के अल्फा ज्यादा है? जिसका लैम्डा के अल्फा ज्यादा होगा उसका Z। तो कौन कम हुआ? अच्छा, अब भी नहीं देख पा रहे हो? अरे ये लैम्डा के अल्फा 1 है और ये लैम्डा के अल्फा 2 है। लैम्डा के अल्फा ज्यादा मतलब Z कम, या वाइस वर्सा, जो भी आपको मानना हो मान लो। इसका लैम्डा ज्यादा है कि कम? 1 का लैम्डा ज्यादा है कम? इसका लैम्डा ज्यादा है मतलब इसका Z सिंपल। तुम लोगों ने मुझे बहुत हताश करा।
ऐसा मैं तुम्हें बता रहा हूं। अबे इतनी धीरे धीरे समझा रहा हूं, फिर भी तुम्हें नहीं समझ आ रही है ये? क्या कर रहे हो भाई? एक और मरो। हालांकि इसमें कुछ है नहीं। अब बात नहीं, इसमें 3-4 टाइप के सवाल आते हैं। ग्राफ आता है तो पूछता है कौन सा, पहला तो क्या तुम्हें पी कौन कौन सी क्लियर है? कई एग्जामिनेशन में 3, अरे इधर देखो एकदम इधर रेस्पॉन्स मत करो, इससे धीरे नहीं पढ़ा सकता कोई भी। कौन कौन सी पीक किसकी बोलो क्लियर है? क्यों पीक आती है बोलो क्लियर है? लंबी क्यों आती है बोलो क्लियर है? तो उसमें क्या दिक्कत आई तुम्हें? जेड किसका ज्यादा है? कंपेयर ही तो करना था। क्या करना था उसमें? लेमडा देखना है। क्या देखना है? अगर दो जेड अलग अलग हैं तो जिसकी पीक अलग बात है, खैर वो अपन जो लेमडा है उसे देख लो सिंपली। मान लो मैं आपसे ऐसा पूछूं है, ये 1 ये 2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 Z1 Z2 अब तो सही बोल दो। जिसका लेमडा होगा ज्यादा उसका जेड होगा कम, तो जिसका लेमडा हुआ कम उसका जेड हुआ ज्यादा। कौन ज्यादा हुआ? कौन ज्यादा हुआ? नहीं, एक और कर लो। नहीं नहीं, शर्महीन प्राणी। इधर देखिए सब लोग, इसी से रिलेटेड एक और लॉ दे दिया जाता है, उसे कहते हैं मॉसलेज लॉ। कौन सा लॉ? मॉसलेज लॉ। सुना होगा शायद केमिस्ट्री में। सुना है? सुना है? मॉसले साहब ने क्या बोला? मॉसले साहब का रियल लॉ या एक्सरेज से ही आया है। उन्होंने क्या बोला कि जो पीक आई ना के अल्फा के करस्पॉन्डिंग, किसके करस्पॉन्डिंग? ध्यान से उन्होंने क्या करा, उस फोटोन की इन्होंने फ्रीक्वेंसी ले ली। क्या ले ली? फ्रीक्वेंसी यहां से आ सकती है लेमडा से, बोला आ सकती है कि नहीं आ सकती? HC बाय लेमडा या HF जो भी आपको लिखना हो, वहां से उन्होंने उसकी फ्रीक्वेंसी ली। उस फ्रीक्वेंसी के रूट एफ मतलब रूट एफ फॉर के अल्फा, फ्रीक्वेंसी फॉर द ट्रांजिशन विच के अल्फा। अरे ट्रांजिशन की फोटोन जो निकले उसकी फ्रीक्वेंसी ली। क्या ली? तुम लोग यार। और मान लो अपने के अल्फा ट्रांजिशन पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? मान लो अपने के अल्फा ट्रांजिशन पकड़ लिया। उस के अल्फा ट्रांजिशन के लिए अब अलग 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 मटेरियल ले लिए, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, जो उनको, निकल, कैडमियम, व्हाटएवर, अलग अलग मटेरियल लिए, और इस रूट एफ का ग्राफ बनाया। किसके साथ? जेड के साथ। और वो ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन। किसके करस्पॉन्डिंग पहले बताओ? जेड के। जेड चेंज करते जाओ तो रूट एफ का ग्राफ बनाओ, उसके के अल्फा ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग। किसके करस्पॉन्डिंग? बाद में के बीटा वगैरह के भी बनाए, पहले अपन के अल्फा के समझते हैं। तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन उन्होंने ऐसे लिखी, रूट एफ इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी। ए तुम्हें दूर दूर तक समझ। और उन्होंने ए और बी की वैल्यूज दे दी, 2 कांस्टेंट चाहिए। उन्होंने ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे दी और उन्होंने बोला ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये लॉ है, मॉसलेज लॉ। बाद में इसका पूरा, ये उन्होंने एक्चुअली अलग से दे दिया था, बाद में इसका पूरा रीजन एक्सरेज से निकला। कैसे मैं आपको समझाता हूं, सुनना ध्यान से। पहले तो तुम्हें लॉ समझ आया? मॉसलेज लॉ स्टेट्स दैट इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ corresponding to the frequencies of the photons which you are getting on the on bombarding electrons on a particular material and the atomic number of the material, then we'll get a straight line. तुम्हें मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आई? He stated that
if we plot a graph between the root of frequency of the photons which we are getting as a peaks from the materials on the bombardment of the electrons with respect to the atomic number, then we'll get a straight line. And equation of that straight line is root f equals to a z minus b, where z is the atomic number. Where z is the and a and b are Mosley's constant. A and b are. This is the law which he stated. This is law which he. उसके बाद इसको जब और अच्छे से एनालिसिस करा गया, जो उन्होंने ए दिया, उन्होंने ए की और बी की एक वैल्यू बता दी थी, वो बाद में हमारे एक चीज से मैच कर गई. किससे मैं बताता हूं, ध्यान सुनो. वो एक्सरे से थी यहां से. कैसे मैं तुम्हें समझाता हूं, सुनना. अगर आप पर्टिकुलरली के अल्फा ट्रांजिशन ले लो, क्या ले लो, तो के अल्फा ट्रांजिशन के लिए क्या हम हमारे बोर मॉडल वाले मॉडल लगा सकते हैं? जो बोर मॉडल था वो लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. बोर मॉडल का क्या लिमिटेशन था? जो हम मटेरियल ले रहे हैं वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन. पर कुछ बात लॉजिकली उसमें समझ में आई जो लोगों ने समझे और वो यहां से मैच करी. जब यहां वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो यहां का इलेक्ट्रॉन कूदता है. अब यहां पर स्टेट 2, ये इलेक्ट्रॉन कूदता है यहां से यहां. इफ दिस इज अ हॉलो स्फीयर, if this is a what is the effect inside of this hollow sphere? Nothing. What is electric field inside? What is electric field inside? When electron comes in this vicinity, इन सबका कोई इफेक्ट. ऐसे इन बाहरी वालों का भी कोई इफेक्ट. अंदर चार्ज है Z, इसे आप बोलते हो, शायद केमिस्ट्री में पढ़ा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट. सुना है कुछ वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको. केमिस्ट्री का पार्ट है बेसिकली. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, एक्सरे से फील आ जाएगी. अच्छा, अब ध्यान सुनना. तो अगर हम एक लॉजिक लगाएं जो इससे सेट बैठ गया, कैसे मैं समझाता हूं. अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांजिट कर रहा है तो 1 by lambda corresponding to this is RZ square. RZ square, ध्यान सुनना. क्या करा मैंने? हाँ, RZ square 1 by 1 square minus 1 by 2 square, and this means what? R 3 by 4 Z square. बट किसी ने बोला ये सही नहीं है. क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ तब होता है जब एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो तब होता है जब आप तो मल्टीपल के लिए कर रहे हो. तो उन्होंने बोला कि हाँ, इसलिए मैं इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूं. क्या चेंज कर रहा हूं सुने. मैं चेंज ये कर रहा हूं कि देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता तो ये सारे इलेक्ट्रॉन नहीं होते. अरे यार, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन नहीं होते. तो इलेक्ट्रॉन चुपचाप यहां से कूद जाता. इसको अट्रैक्ट कर रहा था ZE. कौन कर रहा था? उन्होंने बोला कि देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहां से कूदा तो इन्होंने कोई इफेक्ट नहीं डाला, पर क्या इस इलेक्ट्रॉन ने डाला? उन्होंने बोला देखो ZE अट्रैक्ट हुआ पर E ने रिपल्शन भी करा. तो इफेक्टिव कितना अट्रैक्शन हुआ? Z माइनस 1E. यार तुम्हें नहीं आया. इसका मतलब जहां आप बोर मॉडल में Z लिख रहे थे वहां Z लिखोगे कि Z माइनस 1. यार तुम्हें नहीं आया. तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? तो उन्होंने बोला कि फॉर, और इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट. क्या बोलते हैं? तो उन्होंने, ये तो बोर मॉडल था. क्या था? बोर मॉडल. अगर आप इसे जनरलाइज करें, ये आपको अपनी भाषा में लिखना होगा, तो आप क्या लिखोगे? 1 by lambda R 3R by 4 Z माइनस 1 का होल स्क्वायर. इफेक्टिव चार्ज. कौन सा चार्ज? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. इफेक्टिव चार्ज. अब सोच, ये तो 1 by lambda है फोटोन के करस्पॉन्डिंग. अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो क्या HC by lambda? अरे कितना? अरे कितना? तो HC by lambda लिख दो, और या फिर HF लिख दो. अरे C by lambda क्या होता है? F होता है ना भाई. तो दोनों तरफ HC by lambda या C by lambda HC by lambda क्या? C by lambda से C से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो C by lambda क्या हो गया? F. क्या हो गया? F. तो ये क्या हो गया? 3RC by 4 Z माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब देख, इसको रूट ले ले दोनों तरफ. तो रूट F इक्वल टू रूट 3RC by 4 Z माइनस 1. देखिए ऐसी इक्वेशन दिख रही है जिसमें A की वैल्यू क्या है? रूट 3RC बाई 4, और B की वैल्यू क्या है? 1. क्या है? यही वैल्यू मॉसले साहब ने भी बोली थी. तो मॉसले लॉ का एक्सप्लेनेशन किससे आता है? एक्स रेज से. कहां से आता है?
कहां से आता है? भाई तो प्रैक्टिकल बात है जिन्होंने बताई, और ऐसा देखा गया इसमें कोई भी चेंज, पर उसका एक्सप्लेनेशन यहां से मिलता है। और जो उन्होंने वैल्यूज दी थी ना ए और बी की, वो मैच कर गई इनसे, तो असलियत में ये ए की वैल्यू है और ये मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या बात कुछ कुछ चमकी? उसके बाद साइंटिस्टों ने के बीटा के करस्पॉन्डिंग भी ग्राफ बनाए, वो भी स्ट्रेट लाइन ही आए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। पहले बताओ, क्या मॉसले लॉ समझ आया या प्राण प्रकीर उड़ गए? अरे हाँ ना बोल। राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। घंटी बज गई क्या? सब खत्म, अब मॉडर्न वन खत्म।